ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि इंडिपेंडेंस के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा बनेगा। उस वक्त बलूचिस्तान की 4 रियासतें थीं, कल्लात, मकरान, लसबेला और खारान। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद बाकी 3 रियासतें तो पाकिस्तान का हिस्सा बनी, लेकिन कल्लात एक इंडिपेंडेंट रियासत रहा। कल्लात के उस वक्त के लीडर थे अहमद यार खान, जिन्हें खान ऑफ कल्लात भी कहा जाता था। खान ऑफ कल्लात अपने अपर पार्लियामेंट एंड लोअर पार्लियामेंट से बात करते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक स्टैंड स्टिल मुआहिदा होता है। इस मुआहिदे में ये कहा गया कि कल्लात इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा और पाकिस्तान और बलूचिस्तान बातचीत करेंगे जब तक इस बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना और खान ऑफ कल्लात के बीच नेगोशिएशन जारी रही और आखिरकार 30 मार्च 1948 को कल्लात पाकिस्तान का हिस्सा बना। तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा तो बना, लेकिन आज़ादी से शुरू हुए मसाइल से बलूचिस्तान आज भी गुजर रहा है। आज इस वीडियो में बात करते हैं कि बलूच ख़वातीन ने इस्लामाबाद के अंदर आखिर प्रोटेस्ट किया क्यों और उसकी वजह क्या है। पाकिस्तान के अंदर आखिर ये बलोच मिसिंग पर्सनस का मसला है क्या, और पाकिस्तान के सब सिनेरियो को लेकर क्या किरदार रहा, और आखिर जो हम आए दिन बलूचिस्तान से पाकिस्तान के अगेंस्ट नफरत देखते हैं उसकी वजह क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस कहानी का आगाज़ होता है 1995 से, जब पाकिस्तानी स्टेट फैसला करती है 1 यूनिट स्कीम लाने का। यानी पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बना पंजाब, सिंध, NWFP और बलूचिस्तान, और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है। 1 यूनिट स्कीम को लाने का मकसद तो ये था कि नेशनल यूनिटी लाई जाए, इंतज़ामी निज़ाम आसान हो और तमाम लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन इस 1 यूनिट स्कीम आने के बाद हालात बेहतर होने के बजाय बदतर होते गए। 1 यूनिट स्कीम में ये कहा गया कि आप भूल जाएं कि आप पंजाबी हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं या फिर बंगाली, और ये कि अपना कल्चर और ज़ुबान भूलकर सिर्फ उर्दू को अडॉप्ट किया जाए। आसान अल्फाज में समझें तो मतलब अपनी सकाफ़त को पीछे छोड़कर पाकिस्तान को सबसे पहले रखो। इस 1 यूनिट स्कीम को लेकर पूरे पाकिस्तान से बड़ी तादाद में रेजिस्टेंस आई और कहा गया कि हम पाकिस्तानी तो 8 साल से हैं, लेकिन पंजाबी, बलोची, सिंधी और पश्तून हम हज़ारों सालों से हैं। सच पूछे तो उस वक्त की रूलिंग एलीट ने भी 1 यूनिट स्कीम को यूज़ किया इक़्तिदार सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान तक रखने की, कि ईस्ट पाकिस्तान कभी इक़्तिदार में शामिल ना हो सके। ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है उसका भी यही गिला रहा कि सारी पावर वेस्ट पाकिस्तान में रही और रिसोर्सेज भी ज़्यादातर वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनी। दूसरी तरफ बलोच कबाइली भी ये चाहते थे कि उनके कल्चर और सकाफ़त को प्रिजर्व किया जाए, और इस 1 यूनिट स्कीम के आने के बाद उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि उनकी रिप्रेजेंटेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं होगी पाकिस्तान में। इस 1 यूनिट स्कीम को लेकर ईस्ट पाकिस्तान में तो रेजिस्टेंस थी ही, लेकिन अब बलोच कबाइली भी इसके अगेंस्ट रिजेंटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसी के चलते नौरोज़ खान, एक बलोच लीडर, पाकिस्तान के अगेंस्ट इंसर्जेंसी शुरू करते हैं और 1 यूनिट के ख़िलाफ़ हथियार उठाते हैं। उस वक्त पाकिस्तान में अयूब खान पावर में थे और नौरोज़ खान 1 साल तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गोरिल्ला वॉर लड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी नौरोज़ खान के साथ नेगोशिएशन करती है और 1959 में नौरोज़ खान सरेंडर कर देते हैं। नौरोज़ खान सरेंडर तो करते हैं, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि उनके 5 फैमिली मेम्बर्स को सज़ाए मौत दी गई और नौरोज़ खान भी कैद के अंदर ही वफ़ात पा गए। और इसके अलावा 150 से ज़्यादा बलोच कबाइलियों को बगावत के मुकदमों में कैद हुई। नौरोज़ खान के इस तमाम इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान को शायद ये कॉन्फिडेंस आ गया कि इस तमाम सिचुएशन का हल सिर्फ लड़ाई ही है, क्योंकि आज़ादी से ही ये स्ट्रेटजी काम कर रही है और ऐसी आवाज़ों को क्रश करने का यही एक तरीका है। ये सब करने के बाद भी बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स ख़त्म नहीं होती, लेकिन और ज़्यादा ज़ोर पकड़ जाती हैं। एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहा था और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसे ही सिनेरियोस थे। अयूब खान साहब के पूरे दौर के अंदर ये मसाइल रहे और 1965 के इलेक्शंस के बाद भी यही अयूब खान साहब की पॉलिसी रही और लड़ाई झगड़ा जारी रहा। साल आता है 1967। एक पार्टी सामने आती है जिसका नाम था नेशनल अवामी पार्टी, जिसका बलूचिस्तान का विंग बलूचिस्तान के अंदर बनता है। नेशनल अवामी पार्टी यानी नैप के लीडर थे वली खान। ये तमाम अपोजिशन लीडर्स, जिसमें वली खान और बलूचिस्तान के मुजीबुर रहमान अयूब खान के साथ नेगोशिएशंस के लिए पहुंचते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अयूब खान थे जो पावर से उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी के चलते आर्मी के अंदर से ही अयूब खान के ख़िलाफ़ रिजेंटमेंट शुरू होती है और आखिरकार 1969 को अयूब खान रिज़ाइन करते हैं। अयूब खान साहब के बाद 1969 के अंदर याहिया खान पावर के अंदर आते हैं और इस 1 यूनिट स्कीम को ख़त्म करते हैं। यही वो वक्त था जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान का एक चौथा सूबा बनाया गया और इसी के चलते 1970 के इलेक्शंस आते हैं।
1970 के इलेक्शंस होते हैं और नेशनल अवामी पार्टी KPK और बलूचिस्तान में मेजॉरिटी लेकर हुकूमत बनाती है। दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मुजीबुर रहमान मेजॉरिटी वोट्स तो लेते हैं, लेकिन उनको हुकूमत ट्रांसफ़र नहीं की जाती और वहीं से शुरू होता है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का। ये तमाम पश्तून और बलूच लीडर्स, जिनमें से वली खान, सरदार अख्तर मेंगल और मुफ्ती महमूद, पाकिस्तान के लिए मुजीबुर रहमान से बात करने जाते हैं कि पाकिस्तान को ना तोड़ा जाए और नेगोशिएशंस पे आया जाए। लेकिन शायद इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और 1971 की जंग की शुरुआत होती है। नाइनटीन 1971 की जंग का नतीजा ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान से जुदा हो गया। तो ईस्ट पाकिस्तान के मसले को बताने का मकसद ये था कि उस वक्त पाकिस्तान को बचाने के लिए जो बलोच और पश्तून लीडर्स ने आवाज़ उठाई, आज हम उन्हीं को गद्दार कहते हैं। अब साल आता है 1973 और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो पावर में थे। 10 फरवरी 1973 इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स इराक़ की एम्बेसी पर रेड करते हैं। रेड के बाद ये बताते हैं कि इराक़ की एम्बेसी से सोवियत वेपन की एक शिपमेंट सीज़ की गई। उस वक्त की हुकूमत इस सब का इल्ज़ाम बलोच सेपरेटिस्ट पर लगाती है और उस वक्त की हुकूमत ये ऑर्डर करती है कि बलोचिस्तान के अंदर ऑपरेशन शुरू किया जाए। 1973 में बलोचिस्तान के अंदर ऑपरेशन की शुरुआत हुई जो 4 साल जारी रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो यही नहीं रुकते और उन्हें एक मौका मिल जाता है नेशनल अवामी पार्टी को डिसमेंटल करने का। अगर आप US स्टेट डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें यह बताया गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस ऑपरेशन को यूज़ किया वली खान के अगेंस्ट उनको काउंटर करने के लिए। नैप की दोनों हुकूमतों को डिसॉल्व किया जाता है और ज़्यादातर लीडरशिप को बगावत के मुकदमों में जेलों में डाल दिया जाता है। इसी के चलते पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर जारी होता है और नैप पार्टी को बैन कर दिया जाता है। बलूचिस्तान की आवाम को अब ये यकीन हो चुका था कि उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जा रही है और इसी के चलते 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं जिनका नाम था BLA और BLF। BLA और BLF बनने के बाद पाकिस्तान और इन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच 4 साल लंबी एक गुरिल्ला वॉर शुरू होती है। इस गुरिल्ला वॉर के अंदर ईरान पाकिस्तान का साथ देता है और बाहरी दोनों तरफ कैजुअलिटीज़ होती हैं। और अब आता है जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पावर में आते ही उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। एक तरफ इंडिया में कारगिल वॉर, फिर 2001 में 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर जंग, और फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP का बनना जो पाकिस्तान के अंदर ही अटैक कर रही थी। और इसी के चलते BLF और BLA भी अपनी मूवमेंट्स जारी रखती हैं और इनकी तरफ से 3 डिमांड सामने आई। सबसे पहले सॉवरेनिटी यानी खुद मुख्तारी, दूसरा फेयर शेयर इन रिसोर्सेज और तीसरा मिलिट्री विड्रॉल यानी पाकिस्तान अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बलूचिस्तान के अंदर कम करे। परवेज़ मुशर्रफ साहब इन तमाम इश्यूज़ को काउंटर तो करते रहे, लेकिन 2005 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसने परवेज़ मुशर्रफ की नाक में दम कर दिया। बलूचिस्तान के अंदर सुई गैस प्लांट में एक रेप रिपोर्ट होता है। इन फीमेल का नाम था शाजिया खालिद, जो इल्ज़ाम लगाती हैं पाकिस्तानी आर्मी पर इस तमाम इंसिडेंट का। इसी के चलते जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस इंसिडेंट को इतना मिस हैंडल करते हैं और कहानी में एंट्रेंस होती है नवाब अकबर भुट्टी की। नवाब अकबर भुट्टी इस इशू को हाईलाइट करते हैं और उनका मौक़िफ़ ये था कि बलोच प्राइड पर एक हमला किया गया है। मसाइल और दंगे इतने बढ़ गए कि गैस प्लांट और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमलों की शुरुआत हुई। दूसरी तरफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी अपने जंगी जुनून से इसका जवाब देते हैं और ये तो यहाँ तक कह देते हैं कि मैं बलोच कबाइलियों को वहाँ से मारूंगा कि दे विल नेवर ने व्हाट हिट देम। हालात इतने ख़राब होते हैं कि नवाब अकबर भुट्टी को असैसिनेट कर दिया जाता है और हमेशा के लिए उन पर बगावत का लेबल लगा दिया जाता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर BLA और BLF दोनों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। ये बात सच है कि BLA और BLF दोनों ने पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस और इंस्टॉलेशंस पर हमले किए हैं। 2013 के अंदर बलूचिस्तान में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी पर हमला किया गया और BLA ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल। 2013 के अंदर जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन में हमला किया गया जिसमें काफ़ी मासूम लोगों की जानें ज़ाया हुई। 2018 के अंदर चाइनीज़ काउंसलेट पर अटैक किया गया और फिर हाल ही में 2023 के अंदर एक चाइनीज़ कॉन्वॉय को भी निशाना बनाया गया। ये मिसिंग पर्सनस का मसला 2001 में US अफ़गान वॉर से शुरू हुआ। ये वही वक्त था कि लोगों को मिसिंग करके अमेरिका के हवाले किया जाता इन्वेस्टिगेशंस के लिए। बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सनस का मसला शुरू हुआ जब BLA को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। कभी ये कहा जाता कि इन लोगों का ताल्लुक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है और कभी ये कहा जाता कि इंडिया या अफगानिस्तान भाग गए, और अगर मारे जाते तो ये कहा जाता कि टेररिस्ट हैं और क्रॉस फायर के अंदर ये मारे गए। रिपोर्ट्स का ये कहना है कि 2001 से पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं।
इन मिसिंग पर्सन्स के अंदर स्टूडेंट्स, सहाफ़ी और यहाँ तक कि ग्रोसरी स्टोर पर काम करने वाला नौजवान भी है। इस्लामाबाद में हुए इस रीसेंट प्रोटेस्ट की बात करें तो इसको लीड कर रही थी एक बलोच डॉक्टर स्टूडेंट जिनका नाम है डॉक्टर महारंग बलोच। इस प्रोटेस्ट के बैकग्राउंड की बात करें तो 29 अक्टूबर 2023 को CTD के कुछ अहलकार एक नौजवान बालाज बलोच को उसके घर से गिरफ्तार करते हैं। इस नौजवान का नाम था बालाज बलोच और CTD उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि इससे 5 किलो बारूदी मवाद बरामद हुआ। 23 दिन तक पुलिस इसकी FIR नहीं काटती और बालाज बलोच को 23 दिन के बाद अदालत में पेश किया जाता है। अदालत से CTD बालाज बलोच का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगती है, लेकिन जिस्मानी रिमांड लेने के 2 दिन बाद यानी 23 नवंबर 2023 को एक खबर शाया होती है कि बालाज बलोच के साथ 3 और लोगों को एक इनकाउंटर में मार दिया गया। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि ये कैसी कस्टडी है जिसमें एक मुलजिम मारा गया। ज़रा महसूस कीजिए ये दर्द कि ये सुनकर उनकी फैमिली पर क्या बीती होगी। यानी मुल्क और उनके लोगों की हिफाजत करने वालों की कस्टडी के अंदर ही उनका बेटा या उनका भाई मारा गया। ये कहानी सिर्फ बालाज बलोच की नहीं बल्कि बहुत से ऐसे सिमिलर केसेस हैं। ऐसी ही कहानी है तुर्बत के हयात बलोच की। इसी तरह FC का एक अहलकार हयात बलोच के घर घुसता है और उसके वालिदैन के सामने उसको मार कर चला जाता है। ज़ाहिर बलोच हो, दीन मोहम्मद बलोच हो या फिर करीमा बलोच, कहानी हर जगह ऐसे ही दर्दनाक है। कुछ मिसिंग पर्सन्स के केसेस तो इतने पुराने हैं कि बच्चे अपने वालिदैन को ढूंढते अब जवान हो चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक ये नहीं पता कि वो खुद को यतीम कहें या ना कहें। दुनिया के अंदर किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए उस इशू को रियलाइज करना सबसे पहला स्टेप है। आज़ादी से ही हमने बलूचिस्तान के मसले को हमेशा से नज़रअंदाज किया है। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को हमने ज़ोर ज़बरदस्ती से बंद करने की कोशिश की है। बलूचिस्तान जो जाना जाता है अपने नेचुरल रिसोर्सेज और सुई गैस प्लांट से। बलूचिस्तान से आने वाली गैस पाकिस्तान की टोटल 45% डिमांड को पूरी करती है। बलूचिस्तान से आने वाली इस गैस से ही मेरे और आपके घर के चूल्हे जलते हैं, वहीं पर बलोच लोगों पर इस गैस का कोई हक नहीं। मान लिया कि कुछ बैरूनी साजिशें भी मुलव्वस हैं जो बलूचिस्तान के मसले को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही हैं, लेकिन इसका क्या मतलब ये है कि हम इसका जवाब ऐसे दें कि लोगों को उनके घर से मिसिंग कर लिया जाए, जहां एक बीवी को ये नहीं पता कि वो खुद को बेवा कहे या ना कहे। इस्लामाबाद में रीसेंट प्रोटेस्ट तो ख़त्म हो गया और बलोच माएँ बहनें बलूचिस्तान को वापस चली गई। कुछ दिनों के बाद हम भी किसी और ट्रेंडिंग इशू के बारे में बात करना शुरू हो जाएंगे और उसमें मसरूफ़ हो जाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तानी स्टेट को ये सोचना है कि आखिर कब तक ये ऑपरेशन की पॉलिसी को अपनाएंगे। पाकिस्तानी स्टेट को अपने जंगी जुनून से निकलकर मुफाहमत को अपनाना होगा कि इससे पहले बहुत देर हो जाए। शुक्रिया।